हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूपीपीसीएस सेट नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिफरेंट एग्जाम्स के। तो बढ़ते हैं जी आगे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेट नंबर 4 और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर करता हूँ डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। इन सभी जो डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग और ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मेरे हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरे पेड कोर्सेज 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिलेंगे मात्र 499 रुपए में। और आपको इसको कोड लगाना है VIP 499। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो मात्र 499 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये कोर्सेज कौन से हैं? 10,000 एमसी कोर्स और जीएस कोर्स। 10,000 एमसी कोर्स में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के एमसीक्यूज हैं, यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं और यूपीपीएसएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर बनाए थे वो भी हमने किए हैं, इस साल भी मैं बनाऊंगा। तो वो सब कुछ आपका आएगा 10,000 एमसीक्यू कोर्स में। जीएस कोर्स हमारा एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है, एक टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वो यहां पे हमने समझा है। और एक कोर्सेज आप ले सकते हैं हमारी स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर। इनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है। अदरवाइज स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट देखना, जैसे आप देखेंगे होम पेज नजर आएगा, बिल्कुल एंड में जाना, वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। जैसे आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा, ये कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। इसमें कोड लगा लेना, दैट इज VIP 499। तो ये कोड लगाएंगे तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा मात्र 499 रुपए में, आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। तो आप ये जो कोर्सेज लें और अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से पढ़ें, पेड कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, बिना डिस्ट्रक्शन के पढ़ना चाहते हैं तो पेड कोर्स ले सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के लिए मात्र 499 में। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, बाइलिंगुअल पीडीएफ्स हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए जी हमारे स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होती है, विद्युत शक्ति की यूनिट होती है, वो क्या होती है। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे यूनिट्स हैं। जैसे कि एम्पियर की बात करता हूं तो करंट का यूनिट होता है आपका एम्पियर। वोल्ट की बात करता हूं, वोल्टेज, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, दैट इज वोल्ट, देखने को आपको मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और कूलाम की अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉइंट समझ आया। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होते हैं, कूलाम होते हैं। और इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट क्या होते हैं, वॉट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पावर के यूनिट जो हैं वो हैं वॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। एक चीज आपको और बताता हूं, पेपर में देखिए इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट तो वॉट हो गए, तो आंसर हमारा डी बन गया। एक पेपर में क्वेश्चन आता है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होती है। ये क्वेश्चन याद रखना है। 1 किलोवाट आवर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है घर में, किलोवाट आवर्स में आती है, तो ये होती है 3 × 10⁻6 जूल के बराबर देखने को हमें मिलती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वॉट इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आंसर नंबर डी, व्हाट इज द करेक्ट वन। यहां पे देख लीजिए पावर क्या होती है, डिफाइन क्या कैसे करते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब आपकी एबिलिटी क्या है किसी भी काम करने को। और यूनिट क्या होती है, व्हाट। पावर किसके बराबर होती है, वर्क अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और जैसे वर्क के जो यूनिट होते हैं वो जूल होते हैं और टाइम के कितने होते हैं, सेकंड, और पावर के वॉट। सो मतलब उसी से हमने निकाला 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया आपका, दैट इज 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर देखने को हमें मिल जाता है ये वाला पार्ट। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या बनता है जी। यस, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें से मेटामॉर्फिक रॉक जो है आपकी कौन सी है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूंगा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अभी मतलब मैंने देखा है काफी यूट्यूब चैनल्स में ना एक चेंजेस आए हैं। वो क्या आए हैं, जैसे अगर हम मोबाइल के ऊपर अपना वीडियोस को खोलते हैं, ठीक है, तो उसके स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव एंड प्लेलिस्ट, कम्युनिटी एंड अबाउट, इस तरीके से।
मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी लाइव होती हैं, ठीक है। तो आपको सीधा लाइव सेक्शन में जाना है, मतलब जब आप वीडियो को खत्म हो जाती है ना, खत्म होने के बाद अगर आप ढूंढते हैं तो वो लाइव सेक्शन ऊपर लिखा होता है। कई फोन मतलब मुझे लगा ऐसे कि चेंजेस आए हैं और मतलब इस तरीके से चेंजेस हैं, तो आपको लाइव बटन में दिख जाएगा आपको कि मेरी क्लासेस क्या हैं। बाकी अदरवाइज आपको मैं बता दूं, वहां पे मेरी प्लेलिस्ट भी है, ऑल वीडियोस बाय डॉक्टर विपिन गोयल। सारी वीडियोस वहां पे आपकी जो है मतलब सेव कर दी जाती हैं, तो उस प्लेलिस्ट को खोल के भी आप देख सकते हो। कई बार अगर आपकी जो वीडियोस हैं मतलब आपको ना दिखें या ना समझ आए, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर करता हूं मैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी करता हूं। आप प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट से आप अपना उसको बुकमार्क कर लीजिए, जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी की सारी आपको वहां पे मिलती चली जाएंगी। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जी जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जिसे हम कहते हैं कायांतरित चट्टानें, और अगेन मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं ये क्या होती हैं, किस तरीके से बनती है? देखिए पहले जो चट्टानें बनती हैं वो बनती हैं इग्नियस रॉक्स, अग्न्या चट्टानें जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे ही मैग्मा ठंडा होता है, कूल होता है, मैग्मा ठंडा हुआ, कूल हुआ और चट्टानें बनी इग्नियस रॉक। फिर उसके बाद ये चट्टानें जो होती हैं सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी, तो दैट रॉक इज कॉल्ड आपकी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्स बन जाते हैं और इन सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, आपके फॉसिल्स देखने को हमें मिलते हैं, फॉसिल्स, क्लियर। और ये फॉसिल्स क्या है, नेचुरल गैस है, कोल है और डीजल है, ये सब चीजें यहां पे आपको देखने को मिलती हैं। बट बाद में यही चट्टानें जो होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। टेम्परेचर, एयर, वाटर, इन चीजों में आपका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता रहता है और ये चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, ये अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ये आपकी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलती हैं। और ये जो स्लेट है आपकी, ये क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो स्लेट यहां पे ऑप्शन क्या है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक देखने को हमें मिलती है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 1, स्लेट इज द करेक्ट वन। यहां पे अगर मैं बात करता हूं शेल, स्लेट, फाइलाइट, शिस्ट, नीस, तो ये मेटामॉर्फिज्म जो इस तरीके से बढ़ता चला जाता है तो ये ऐसे बनती है। शेल क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक है, उसके बाद बदलाव, उसके बाद बदलाव, उसके बाद बदलाव, उसके बाद बदलाव, तो ये बदलाव जो आ रहा है ये मेटामॉर्फिज्म में देखने को आपको मिल रहा है। यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, एनीथिंग, कुछ भी मतलब बदलाव होगा तो वो जो चट्टान है आपकी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती चली जाएगी। पॉइंट क्लियर? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। फटाफट बताइए जी। Who started that 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar's time? जो अकबर के टाइम पे इलाहाबाद में जो है 40 पिलर्स का मतलब 40 स्तंभ का एक पैलेस बना था, तो वो किसने बनाया था, मतलब अकबर टाइम पे बनाया गया था। दैट इज 20,000 मैन वर्क फॉर 40 ईयर्स, मतलब 40 साल तक जो है 20,000 लोगों ने काम किया यहां पे। तो ये किसने वर्ड यूज किया था, तो दैट इज नॉट मनुकी, दैट इज विलियम फिंच। फिंच ने हमें बताया था, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि एक सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये आपका आंसर आपका ये हो गया। एक चीज आपसे पूछी जाती है कि अकबर के टाइम पे पहला यूरोपियन अंग्रेज कौन आया था। देखिए ध्यान से समझिए मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। अकबर, देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा समझने वाला ये क्वेश्चन में आता हूं अभी, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की बात है कि आप गड़बड़ ना कर जाएं पेपर में, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना। पहले पूछते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में, 1600 में आई थी, ठीक है। उस टाइम पे किसका रूल चल रहा था, अकबर का रूल चल रहा था, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अकबर के टाइम पे कोई तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आया होगा और वो आया था रॉल्फ फिच, जो हमने ऑप्शन में देखा विलियम फिंच। रॉल्फ फिच आया था पहला जो है ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये है जो आप कंफ्यूज हो सकते हो क्या, कि फैक्ट्री परमिशन जो लगाने के लिए ली गई थी अंग्रेजों से, वो किससे ली गई थी, वो ली गई थी जहांगीर से। और जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था, पहली बात, दो तरीके क्वेश्चन है, पहला अंग्रेज कौन आया था, अकबर के टाइम पे कौन आया था, फिच आया था, क्लियर, नंबर 1। नंबर 2,
जो है आपका फैक्ट्री परमिशन लेने कौन आया था, किसके टाइम पे फैक्ट्री परमिशन ली गई थी, आपकी जहांगीर के टाइम पे। और पहला इंग्लिशमैन जो अकबर जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था, दैट इज विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। और इसको परमिशन नहीं मिली थी और इसको अपने दरबार में रख लिया था जहांगीर ने, जिसे इसने टाइटल दिया था, इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया था। फिर जहांगीर ने परमिशन किसको दी थी, थॉमस रॉय को, क्योंकि थॉमस रॉय दोबारा आया था, ये भी अंग्रेज है, ये परमिशन लेके चला गया था और सूरत में फैक्ट्री लगी थी। तो यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझ के पढ़ना कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इन क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को लगता है, कई बार बच्चों को लगता है, क्योंकि आप मुझसे मैसेज भी करते हो ना, तब मुझे पता लगता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके, कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछी जाती है कि कब आई थी। तो आप हमेशा, मैक्सिमम बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, मुझे कहते हैं जहांगीर, जहांगीर नहीं था, जहांगीर नहीं था, जहांगीर नहीं था, वो अकबर के टाइम पे आई थी। लेकिन परमिशन लेने किसके दरबार में गए थे, ये जहांगीर के दरबार में गए थे। ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना पेपर में ये क्वेश्चन। अब आ जाओ यहां पे। तो ये 5,000 टू 20,000 जो लोगों ने काम किया 40 सालों तक, ये हमें बताया किसने, विलियम फिंच ने हमें बताया। मनुकी की बात करता हूं तो मनुकी जो है आपका इटालियन ट्रैवलर है, इटालियन ट्रैवलर है ये क्लियर, इटालियन ट्रैवलर है ये, यस बिल्कुल सही। और ये जो है शाहजहां, दारा शेखो, और इनके टाइम पे देखने को आपको मिला था मनुकी। पॉइंट क्लियर, शाहजहां, शिवाजी महाराज उसी टाइम का टाइम है ये। दारा शेखो के टाइम पे कौन था, मनुकी था, और ये इटालियन ट्रैवलर था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये ट्रैवलर कौन सा था, इटालियन ट्रैवलर था। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को जी जी। एक चीज और बता देता हूं, बर्नियर और टवर्नियर, बर्नियर और टवर्नियर ये दो व्यक्ति हैं, ये दो फ्रेंच पर्सन हैं। ये किसके टाइम पे आए थे, ये शाहजहां के टाइम पे आए थे। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। एक सेकंड हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको और बता देता हूं, अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी कौन है, ये एक हिस्टोरियन है जिन्होंने मुगल टाइम के ऊपर जो है पुस्तकें लिखी हैं, और इन्होंने लिखा है शाहजहांनामा। क्या लिखा है इन्होंने, शाहजहांनामा। शाहजहांनामा किसके ऊपर होगी, या फिर इसको कह सकते हैं पादशाहनामा। पादशाहनामा किसके ऊपर लिखी गई है, तो यहां पे भी क्वेश्चन आ गया आपका, किसके ऊपर लिखी गई है, दैट इज शाहजहां के टाइम पे लिखी गई है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को, यहां पे गड़बड़ तो नहीं है। एक सेकंड रुकिए, आप तब तक आंसर दीजिए, यहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, कि यहां पे जो कंफ्यूजन है आपको, पहला कौन आया, किसके टाइम पे आया, कैसे आया, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर हो गया, तो चलिए जी, आंसर हमारा सी ऑप्शन बन गया। ये भी क्लियर होगी चीजें, ये भी क्लियर होगी। अब आ जाइए यहां पे जी। द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज, देखिए एनिमल सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो कहां पे होती है, किस जगह के ऊपर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को हमें मिलती है। राइबोसोम की अगर मैं बात करता हूं तो राइबोसोम में, राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं, और राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। क्लियर, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स फैक्ट्री फॉर द सेल कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री फॉर द सेल राइबोसोम को कहा जाता है। क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। नंबर 2, नंबर 3 सेलुलर रेस्पिरेशन जो है यहां पे देखने को हमें मिलती है, तो आपका आंसर बन गया बी ऑप्शन। यहां पे एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तीनों मॉलिक्यूल्स आपके बनते हैं यहां पे, और जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी फॉर द सेल के नाम से जाना जाता है, एनर्जी करेंसी फॉर द सेल। क्लियर, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो लिपिड्स के बने होते हैं, मतलब लिपिड्स बनाते हैं ये और फैट्स बनाते हैं ये। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करता हूं तो ये बनाते हैं क्या, प्रोटीन्स बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लाइसोसोम की बात करता हूं तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम वगैरह देखने को आपको मिलते हैं यहां पे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्लियर। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं मतलब अपने आप को खत्म कर लेते हैं, आत्मघाती कहते हैं इनको। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करते हैं विद इन द सेल, मतलब सेल को अपने आप ही खत्म कर लेते हैं, और इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग फॉर द सेल। सुसाइडल बैग फॉर द सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। पॉइंट क्लियर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the union territory does the पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, मतलब इन केंद्र शासित प्रदेशों में से पंचायती राज सिस्टम कहां पे नहीं है, कहां पे नहीं है पूछ रहा है। देखिए पंचायती राज सिस्टम सभी जगह के ऊपर है, 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में देखने को आपको नहीं मिलता। और वो कहां नहीं देखने को मिलता, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहां पे नहीं होता, दिल्ली, यहां भी नहीं होता। पॉइंट समझ आया। तो यहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है, तो यहां पे यूनियन टेरिटरी पूछा था, तो आंसर हमारा टिक क्या करेंगे हम लोग, सी ऑप्शन टिक करेंगे। दिल्ली में भी नहीं है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में भी नहीं है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी। लेकिन पंचायती राज के लिए आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज सिस्टम जो है आपका, वो आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करी गई है, जो स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, 243A से लेके O तक आपके आर्टिकल्स दिए गए हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था, जो कि इंप्लीमेंट हुआ 93 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। पार्ट की बात करूं तो पार्ट 9 में दिया गया है। स्केड्यूल की बात करता हूं तो वो 11 स्केड्यूल में दिया गया है आपका, दैट इज पंचायती राज दिया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिल्ली इज द करेक्ट वन, दिल्ली। क्लियर, चलिए जी अगला आंसर बताइए। विच सुल्तान वॉज रेप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर। मतलब अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो स्टैटिक क्वेश्चन है, पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हमें लिखना है, टिक करना है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सुल्तान जैनुल आबिदीन, इनका नाम है, बस ये याद कर लो जी। सुल्तान ऑफ अकबर ऑफ कश्मीर इन्हें कहते हैं। अकबर ऑफ कश्मीर ये हो गया। 2-3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री जो लिखी गई है वो कहां पे लिखी गई है, राजतरंगनी में लिखी गई है। क्लियर, राजतरंगनी में। क्लियर, और ये कौन सी पुस्तक है, ये संस्कृत पुस्तक है ये। और ये इसको लिखा किसने था, कलहन ने लिखा था। किसने, कलहन ने इसको लिखा था। दूसरा क्वेश्चन हो गया यहां पे। एक चीज आपको बताता हूं, अकबर जो है, एक तो अकबर नॉर्मल, जो नॉर्मल अकबर हैं वो हैं, एक है अकबर सेकंड मुगलों में, अकबर सेकंड, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को जो है राजा का टाइटल जो है वो अकबर सेकंड ने दिया था। तो मतलब एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाने की जो ये चीजें होती हैं वो आप में भी डेवलप हो, तभी मैं इस तरीके के क्वेश्चन करवाता हूं कि आप लोगों को भी ऐसी चीजें याद करनी है। कश्मीर से अगर मैं बात करूं, कश्मीर में हमारा ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या कि कश्मीर में सैफरन, केसर देखने को मिलती है आपको। और जो मैंने हमेशा आपको बताया कि वैसे तो सैफरन जीआई टैग है यहाँ पे, बट अदरवाइज सैफरन जो केसर होती है वो हाईलैंड्स के ऊपर उगाई जाती है। हाईलैंड्स का मतलब हाईलैंड्स का मतलब क्या होता है, जो ऊंची उठी हुई वो होती है, मतलब लैंड उठी हुई होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज करीवास के नाम से जाना जाता है, करीवास। सो ये भी आपको याद रखना है। और सैफरन वर्ल्ड वाइड कहां पे होता है, ईरान में। सो ये है जी सुल्तान ज़हीबुल अबिदीन, अनफॉरगेटेबल किंग। चलिए अगला आंसर बताइए। फ्रॉम विच कंट्री सुभाष चंद्र बोस वेंट टू सीक हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश एज। सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं घर से निकल गए थे, इंडिया से निकल गए थे, और उनको कारावास था, घर में जेल बंदी थी, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन फिर अपना भेष बदल के वो इंडिया से जब क्रॉस करते हैं, इंडिया से कलकत्ता में होते हैं उस टाइम पे,
कि हाउस अरेस्ट होता है इनको। हाउस अरेस्ट का मतलब ये घर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, हाउस अरेस्ट होता है। कलकत्ता से ये पहले कहां पे जाते हैं, काबुल, फिर कहां जाते हैं, मॉस्को, फिर कहां जाते हैं ये, जर्मनी। सो एट द एंड जर्मनी से ये हेल्प लेने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये कहां पहुंचे एंड में, जर्मनी पहुंचे। अगर आपने सुभाष चंद्र बोस मूवी देखी हो, या आपने देखा हो, कभी पढ़ा हो इनके बारे में, तो ये कहानी पूछी जाती है पेपर में। देखो अब इसने क्वेश्चन सीधा पूछ लिया कि सुभाष चंद्र बोस हेल्प किससे लेने गए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछने को तो ये भी पूछ सकता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी को हाउस अरेस्ट मिला था तो वो कौन से रास्ते से गए थे। रास्ते का मतलब ये नहीं कि गलियां पूछेंगे आपसे, जगहें पूछेंगे। तो मतलब कलकत्ता, काबुल, मॉस्को एंड जर्मनी। तो हमें हर चीज को थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना है, हर चीज को, हर क्वेश्चन को अलग लेवल के ऊपर लेके चलना है ताकि चीजें हमारी क्लियर होती जाए। कलकत्ता से काबुल, मॉस्को एंड जर्मनी, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। और सुभाष चंद्र बोस जी की अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल की नाम की ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है। तुम मुझे खो दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, भारत, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये सारे नारे जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने सारी जो अपनी वो है मतलब फोर्सेस हैं उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, सुभाष, गांधी, नेहरू और झांसी। और झांसी वाली जो फोर्स थी वो आपकी विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी, जहां पे लड़कियां शामिल थी, लड़कियां लड़ रही थी देश की आजादी के लिए। और इन्होंने जो है पहला प्रदेश जो आजाद करवाया था, अंडमान निकोबार आइलैंड आजाद करवाया था। अंडमान का शहीद नाम रखा गया था, निकोबार का स्वराज नाम रखा गया था। तो आंसर नंबर बी, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। यस, फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी भी बनाई थी, हरिपुरा त्रिपुरी सेशन भी जीता था, वो सब ठीक है इन चीजें। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए जी। इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपके एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉइंट क्लियर। अब एसिड रेन का मतलब मैं हमेशा आपको दिमाग में दो चीजों से लेके चलता हूं। पहला बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये रेनफॉल का जो फिनोमिना होता है, रेनफॉल, क्लाउड्स, ये बारिश, बादल, ये सब चीजें, ठीक है, जब मौसम में चेंजेस वगैरह, वेदर चेंजेस वगैरह, ये है जब हम ऊपर देखते हैं तो कौन सी लेयर में चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, तो ये हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं ट्रोपोस्फियर में, जिसे हम कहते हैं शोभ मंडल में। क्लियर, ये शोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट इज द एसिड रेन के कॉन्सेप्ट के लिए। तो इट मींस रेन भी ये होगी। और ट्रोपोस्फियर में एक्चुअली होता क्या है, बैड ओजोन, बैड ओजोन, क्योंकि गुड ओजोन कहां पे है, गुड ओजोन तो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में। ये गुड ओजोन जो होती है यूवी रे से हमें बचाती है, लेकिन बैड ओजोन कहां पे होती है, आपकी ट्रोपोस्फियर में। जो भी धरती से धुआं वगैरह आता है, जो भी धुआं वगैरह आता है वो यहां पे आके जम जाता है। ट्रोपोस्फियर में ही हमने क्या देखा, रेनफॉल का फिनोमेना। और ये जो कंपाउंड्स होंगे वो उसके साथ मिलेंगे और वो धरती के ऊपर आएंगे। और जब धरती के ऊपर आएंगे वो कौन सी फॉर्म में आएंगे, एसिड रेन की फॉर्म में देखने को हमें मिलेंगे। और ये एसिड रेन कौन सी है आपकी, इसमें दो चीजें होती हैं, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ये कहां पे है ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को। यस, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड फोर्थ। अगेन हमने यहां पे ओजोन की बात करी जी। अगर हम बात करते हैं कि ओजोन की, तो ओजोन जो है उसकी डेप्थ को हम कैसे मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट से मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट से मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है। पॉइंट क्लियर। सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दो ये सब चीजें गई और ऊपर सब मिलके नीचे धरती के ऊपर आ जाएंगी तो सब चीजें हो जाएंगी। पॉइंट समझ आया। तो ये जो बच्चे कहते हैं ना, ये ये मैं वैसे हमेशा बोलता हूं कि ये जो प्यार की पहली बारिश, कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहाना, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी चीजें करते हैं ये, तो ये बेकार है। ठीक है, तो पहली प्यार की बारिश में नहाना नहीं है, उस पानी को सेव करना है। उस पानी को सेव करके हमने डालना कहां पे है, इन्वर्टर में।
आपने देखा होगा, आपने किया भी होगा, इन्वर्टर में जो पानी, जो पहली बारिश होती है उसका पानी इकट्ठा करते हैं और इन्वर्टर में डालते हैं, पूरा साल चलाते हैं पानी, काफी लोग चलाते हैं, गांव में शहरों में सब लोग करते हैं ये चीजें, ठीक है। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पानी जो है एसिड से भरा पड़ा है। कहने का मतलब ये है, जहां जिस पानी में इन्वर्टर है, मतलब इन्वर्टर के अंदर जो पानी है उससे आप नहा रहे हैं, बाहर पहली बारिश की बात कर रहे हैं, तो वो वाली चीजें हैं। पॉइंट समझ आया जी? अगला क्वेश्चन बताइए। यस, चलिए अगला बताइए। Which of the following man name is associated with the waterman of India? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। राजेंद्र सिंह जी को कहते हैं हम इसको वाटरमैन ऑफ इंडिया। मैग्सेसे अवार्ड मिला था इनको। मैग्सेसे अवार्ड जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार है। 2001 में इनको ये नोबेल जो है मैग्सेसे अवार्ड मिला था। बाबा आमटे जो हैं लेप्रोसी की बीमारी को दूर करने के लिए, लेप्रोसी जिसे हम कहते हैं, ये आपका जो कहते हैं क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहा जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके कभी हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है, जब छोटे रह जाते हैं या कुछ भी है इस तरीके से, लेप्रोसी। तो लेप्रोसी बाबा आमटे जी ने इनके लिए बहुत सारा काम किया था। और लेप्रोसी को हम और क्या कहते हैं? हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, मेधा पाटकर की अगर मैं बात करता हूं तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ ये संबंधित हैं मेधा पाटकर। नंबर 3, ठीक है। सो यहां पे मैं ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ज्यादा नहीं करने लगा शायद, मुझे लगता है, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक रिकॉल चीजें हो जाती है कि पॉइंट्स और मिलते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करता हूं तो नर्मदा स्टार्ट कहां से होती है? अमरकंटक प्लेटू से स्टार्ट होती है। ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में बहती है, रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है और ये गिर जाती है कहां पे? अरब सागर में, अरेबियन सी में गिर जाती है और वहां पे बनाती है क्या? एश्चुरी बनाती है। पॉइंट समझ आया? ये एश्चुरी बनाने वाली 4 नदियां हैं, वो क्या है? नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। ये 4 नदियां आपको देखने को मिलती हैं यहां पे, जो कि एश्चुरी बनाती हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नर्मदा जो है जबलपुर के अंतर्गत, जबलपुर मध्य प्रदेश में ही मार्बल फॉल बनाती है। मार्बल फॉल, जिसे हम और क्या कहते हैं? धुआंधार फॉल के नाम से भी जानते हैं। धुआंधार फॉल के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर ए, वाटरमैन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द नाफ्टा? नाफ्टा है क्या? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्लियर? नाफ्टा। तो इनमें से कौन सी चीज जो संबंधित नहीं है नाफ्टा के साथ, वो क्या है? नाफ्टा कब बना था? 1 जनवरी 1994 को बना था। 1 जनवरी 1994 को यह बना था। इसमें 3 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह होता है, एक कंट्री जब दूसरी कंट्री में सामान भेजेगी, जब भेजती है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी जो ड्यूटी नहीं लगेगी, ना एक्साइज, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो मतलब फ्रीली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो नाफ्टा है वो 3 कंट्रीज के बीच में एक एसोसिएशन है। कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस में एसोसिएशन देखने को मिलती है। तो इसमें पूछा था कि नॉट एसोसिएटेड, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये यहां पे आपका संबंधित नहीं है नाफ्टा के साथ। ग्रेट ब्रिटेन संबंधित नहीं है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर दूसरा क्वेश्चन ये कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये पूछ ले कि किस कंट्री के साथ एसोसिएशन है, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएस के साथ एसोसिएशन है नाफ्टा की। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बनेगा? ब्लैक फुट डिजीज प्राइमरीली अकर्स ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ।
जो ब्लैक फुट डिजीज होती है आपकी, वो प्राइमरीली किसके कारण होती है, किसकी टॉक्सिसिटी के कारण देखने को हमें मिलती है। देखिए जी, ब्लैक फुट डिजीज जो है गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, यानी कि पैर वगैरह खत्म होने लग जाते हैं। और दिखाता हूं अगर बनी हुई फोटो, यहां पे देखिए, दिस इज अ ब्लैक फुट डिजीज, मतलब गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन मतलब खोखला, मतलब इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह देखने को आपको मिल जाती है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं लोअर लिम्स की, यानी कि हमारे जो टांगे होती हैं, टांगों से नीचे नीचे, वो लोअर लिम्स की जो ब्लड वेसल होते हैं जो अंदर चल रही हैं, वो डैमेज होने लग जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड आपका ब्लैक फुट डिजीज। क्लियर। और ये किसके कारण होती है? पानी में आर्सेनिक के कारण। पानी अगर आर्सेनिक ज्यादा बढ़ा हुआ है पानी के अंतर्गत, तो ऐसी सिचुएशन देखने को हमें मिल जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। सो ये जो है किसके कारण होती है? आर्सेनिक के कारण। और आर्सेनिक जो होता है पानी के अंदर क्या करता है आपका? दैट इज पोल्यूशन करता है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लोराइड की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी अगर एक्सेसिव कंजम्पशन हो जाए तो फ्लोरोसिस होता है। क्लियर। फ्लोरोसिस दो तरीके का होता है, डेंटल फ्लोरोसिस जो दांतों में होता है, एक होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल मतलब अस्थि पिंजर आपका खराब हो जाना, ठीक है। तो दोनों चीजें आपकी हो जाती हैं। तो फ्लोरोसिस की बात करता हूं तो ये आपके अस्थि पिंजर सारा मतलब हड्डियां वगैरह कमजोर होने लग जाती हैं। फ्लोराइड जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी देखने को हमें मिलता है। कौन? फ्लोराइड। कैडमियम की अगर मैं बात करता हूं, बोरोन और कैडमियम दो रॉड्स होती हैं आपकी, ये यूज कहां पे करी जाती हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करी जाती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्लियर। और एक किस तरीके की रॉड होती हैं? कंट्रोल रॉड्स होती हैं, कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये। क्लियर। सो कंट्रोल रॉड्स हैं ये। तो कंट्रोल रॉड्स करती क्या है? ये कंट्रोल रॉड्स करती क्या है? जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन चल रही है उसको कंट्रोल करती है, धीरे करती हैं, आराम से करती हैं। क्लियर। और कैडमियम की कंजम्पशन के कारण एक डिजीज हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? इटाई डिजीज कहा जाता है। इटाई डिजीज के नाम से जानते हैं। क्लियर। लेड की अगर मैं बात करता हूं, लेड जिसे हम कहते हैं पीबी। क्लियर। लेड, पीबी। अगर जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उनका एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? लेड रहता है, पीबी रहता है, जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व है। क्लियर। लेड की ओर कौन सी है? गैलीना। गैलीना इज द ओर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरकरी, मरकरी जो पारा कहते हैं, मरकरी की कंजम्पशन से कौन सी डिजीज हो जाती है? मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा डिजीज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यस, आंसर नंबर सी। तो यहां पे देखिए जी, ये कैंसर वगैरह कर देते हैं और ब्लैक फुट डिजीज इसे हम कहते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेनली हमें देखने को मिलती है ताइवान के अंतर्गत। ऐसे ही अगर हम आर्सेनिक की ज्यादा कंजम्पशन कर ले, स्किन कैंसर भी हो जाता है और हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है, लंग कैंसर भी हो जाता है। लेकिन ब्लैक फुट डिजीज जो मेनली देखने को मिलती है वो आपको ताइवान में देखने को मिलती है। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। बीटी कॉटन इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप विद जीन ट्रांसफर फ्रॉम। ये जीन्स ट्रांसफर होती हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर बीटी कॉटन पे। तो ये कौन सी क्रॉप है आपकी? कौन सी क्रॉप देखने को आपको मिलती है? सो बीटी कॉटन में अगर मैं बात करता हूं बीटी, व्हाट इज बीटी? सो दिस इज कॉल्ड बैसिलस थुरेंजिएसिस। बैसिलस थुरेंजिएसिस। पॉइंट समझ आया? इसको समझाने के लिए मैं एक आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, आप कोई मेडिसिन लेते हैं, आप डॉक्टर से नहीं पूछते, आप किसी से नहीं पूछते, आप घर में डॉक्टर बन जाते हैं, जहां एक केमिस्ट वाले से दवाई ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको बुखार है, कोई भी चीज है, तो आपको 500 mg की मेडिसिन दे देता है। ठीक है। तो क्या करते हैं आप लोग? अगर मैं कहूं कि आपने साल में 10 बार, 20 बार, 50 बार वो खा ली, मतलब साल में बात कर रहा हूं, तो आपकी बॉडी उस चीज के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। क्या? 500 के लिए। अब अगर आपको बुखार आएगा तो 500 से काम नहीं होगा, तो क्या करता है फिर काम कौन करता है? फिर करती है 650, 650। तो दैट मींस वो आपकी बॉडी रेजिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी उस चीज के ऊपर काम नहीं करेगी, अब हायर डोज चाहिए। तो सेम विद द कॉटन। कॉटन के अंदर एक बैक्टीरिया था बीटी कॉटन। पॉइंट समझ आया? तो बीटी कॉटन जो है एक बैक्टीरिया था, इसके अंदर जो है हमने जेनेटिक ट्रांसफर किया, जेनेटिक चेंजेस किए और इसको बोला और इसी के साथ कंबाइन कर दिया। पहले बैसिलस थुरेंजिएसिस जो करता था, कॉटन की फसल को खराब कर देता था। अब अगर बीटी जो है कॉटन के ऊपर लगेगा तो कुछ भी फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा और इस
टाइप की क्रॉप को हम क्या कहते हैं, दैट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये क्यों बनाई जाती है, पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए। पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि पेस्टिसाइड वगैरह जो है इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं करेंगे, मतलब बाहर की चीजें कुछ भी असर नहीं करेंगी, पेस्ट रेजिस्टेंट कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये बैसिलस thuringiensis कॉटन जो है ये जीन ट्रांसफर कहां से करी गई हमने, ये हमने करी कहां से, बैक्टीरिया से करी, दैट इज जीवाणुओं से हमने करी। पॉइंट समझ आया? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। एक बच्चा कह रहा है सर स्टेट पीसीएस लेवल थोड़ा बढ़ा चुके हैं सर, सो अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा उड़ीसा वाला लेवल बढ़ा हुआ था। अच्छा देखिए, ये पहले आंसर याद करो, फिर मैं इस बच्चे का जवाब देता हूं। ये हो गया आंसर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज देखिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उस चीज को करने से पहले दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, कोई भी आपका एग्जाम है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप वैसे करते नहीं है, वो मैं ही बताता रहता हूं आप लोगों को। मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको क्या करने हैं, मॉक करने हैं, ठीक है। मॉक का करने का मतलब क्या है, जो मेरी पीडीएफ्स हैं, मेरे पेड कोर्सेज हैं, या एनीथिंग, जो आप कहीं मार्केट से बुक लेते हैं या कहीं से भी कुछ कर रहे हैं, तो उनको आप क्या करें, मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपकी जो चीजें स्टैटिक हैं वो क्लियर होती हैं, अगर आपकी वो स्टैटिक जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर हैं, स्टैटिक चीजें अगर आपकी क्लियर हैं, ठीक है, तो इट मींस थोड़ी थोड़ी चीज जो है बढ़ती बढ़ती चली जाएगी और बहुत बड़ी बन जाएगी। दैट मींस स्टैटिक पॉइंट को जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा। जब भी मैं आप क्लास लेता हूं, आपने देखा होगा यहां पे क्लासेस में सुना होगा आप लोगों ने कि ये स्टैटिक पॉइंट जो होते हैं, मैं एक पॉइंट को सीधा नहीं बताता कि ये आंसर है, मैं हमेशा आपको बताता हूं जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। ये कोई टीचर होगा जो बोलता होगा, हर टीचर ये कहता है ये पढ़ लो इससे कुछ बाहर नहीं आएगा, इससे पढ़ लो ये कुछ बाहर नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं करवा रहा हूं, लेकिन जो मैं एक क्वेश्चन का जो आंसर बता दिया मैंने, उसके साथ मैं ये 50 पॉइंट बता रहा हूं ना, ये वाले 50 पॉइंट जो बता रहा हूं, इनको पढ़ना है आप लोगों ने। ये पॉइंट्स अगर आपने पढ़ लिए ना, तो आपको एग्जामिनर कुछ भी डालता चला जाए वो आपको आता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं इस साल उसने ए क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, सपोज इसका आंसर ए है और ए पॉइंट कुछ भी है, लाइक फॉर एग्जांपल स्किन लगा लो कि उसका आंसर स्किन है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा हो सकता है इस साल ये पूछ ले लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन है, लेकिन स्किन से दिमाग में हमें ये तो आता है ना, स्किन कैंसर भी हो सकता है, स्किन के साथ जो है आपकी सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं, स्किन हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। तो अगर आपको मैंने बोला कि स्किन हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन और कौन से हैं, स्किन हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया और आपका किडनी हो गया। तो ये चार चीजें अगर मैं कहूं, अगले साल उसने डाल दिया ए बी सी डी करके, अच्छा ये बताओ इनमें से हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं पढ़े ना, जो मैंने कहा ना मैं इन चीजों के साथ रेट करके बताता हूं, तब तैयारी नहीं, तब तैयारी होगी अगर ये चीजें आप पढ़ेंगे। पॉइंट समझ आया? एग्जामिनर कुछ भी डालता चला जाए। अभी इस साल उड़ीसा का पेपर मैंने देखा था, तेलंगाना का पेपर मैंने देखा था और हिमाचल प्रदेश का पेपर मैंने देखा था। मैं आपको एक चीज बता दूं, उन पेपर्स में से अगर आपने मेरी क्लासेस ढंग से सुनी होंगी, अगर आपने मेरी क्लासेस ढंग से सुनी होंगी ना, ठीक है, तो क्या होता है, अगर जो क्वेश्चन आपको भी नहीं आता ना, तो इसका मतलब ये होता है जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उनको भी नहीं आता, लेकिन वो कैसे कर जाते हैं फिर भी पेपर क्लियर, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल पता क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला ये बीटी कॉटन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, ये बीटी कॉटन इज ट्रांसजेनिक रो। आप में से मैक्सिमम बच्चे पता क्या कहते हैं, अच्छा बीटी कॉटन, चलो टिक कर दो बी ऑप्शन, बैक्टीरिया इज खत्म, और सर की बकवास हमने नहीं सुननी। लेकिन जो बच्चे मेरी बकवास सुन रहे हैं ना, वो ये बकवास सुन रहे हैं कि अच्छा बीटी कॉटन क्या होती है, ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है। अच्छा ट्रांसजेनिक क्रॉप आगे क्या होती है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट बना देती है, मतलब इसके ऊपर पेस्ट का कोई असर नहीं पड़ता। पॉइंट समझ आया? और ये बीटी कॉटन में कौन है, बैसिलस thuringiensis है। ये अगर ये 4-5 पीछे वाले जो वर्ड मेरे सुन रहे हैं ना, तो अगर अगली बार क्वेश्चन आ गया कि आपसे यही क्वेश्चन बीटी कॉटन का अलग तरीके से कैसे पूछ रहा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ट्रांसजेनिक क्रॉप, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ट्रांसजेनिक क्रॉप, उसने ए बी सी डी ऑप्शन डाल दिए, तो उसमें क्या डाल दिया,
पेस्ट रेजिस्टेंट बनाती है, हमारी उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी? अरे क्यों नहीं करेगी? पेस्ट को रोक दिया तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन बढ़ जाएगी अपनी। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल। पॉइंट समझ आया? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट समझ लो इस चीज को, ये चीज समझ लो। हाँ समझ आया तुम्हें? मैं किसी को डांट नहीं रहा, मैं किसी के साथ लड़ नहीं रहा, किसी भी चीज को ऐसे नहीं कह रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को यह बता रहा हूं कि तुम गलती कहां करते हो, तुम चीजें कैसे पढ़ते हो। वो पुराने मेथड छोड़ दो। अगर मैं कहूं मैं तो आपको इस क्लास में 20 करा दूंगा, 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। मार्केट में जाओ, 50-50 हजार वाली क्वेश्चन की बुक पढ़ी है, उसको पढ़ लो, फिर तो बस उसके एबीसी पढ़ लो और आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हाँ हम एबीसी पढ़ी जा रहे हैं और हमारा पेपर क्लियर होगा, नहीं होगा। पॉइंट समझ आया? क्यों कहते हैं एक ही चीज को, कहते हैं ना जितने भी टॉपर सुनोगे वो कहेंगे मैंने एक बुक पढ़ी थी लेकिन एक बुक को मैंने 100 बार पढ़ दिया था, 50 बार पढ़ दिया था, 10 बार पढ़ दिया था। वो क्योंकि जब आप हर बार नई चीज पढ़ते हैं ना, तो हर नया पॉइंट आपके दिमाग में आता है और हर नई चीज आपको सीखने को मिलती है। तो सेम विद द क्वेश्चंस, ध्यान से समझ के। पॉइंट समझ आया? ध्यान से हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके लिए फायदेमंद है ये चीजें। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी। इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने जो है प्रोवाइड नहीं किया, डिड नॉट प्रोवाइड असिस्टेंस इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? मतलब अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। और अंग्रेजों का साथ किसने नहीं दिया था? द सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, सिकंदर बेगम ऑफ भोपाल, बेगम हजरत महल ऑफ अवध, इन्होंने साथ नहीं दिया था। इन्होंने तो लड़ाई लड़ी थी, बेगम हजरत महल ने अवध से लखनऊ से लड़ाई लड़ी थी, अजीमुल्ला खान इनके साथ थे। तो ये आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सिंधियाज की बात करूं, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर की बात करूं, हॉलकर्स की बात करूं, हॉलकर्स ऑफ इंदौर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, हॉलकर्स ऑफ इंदौर की बात करता हूं, निजाम ऑफ हैदराबाद तो मैंने आपको बता ही दिया, नवाब ऑफ जो है भोपाल मैंने आपको बता दिया, द रूलर्स ऑफ पटियाला, कश्मीर, इन्होंने जो है साथ दिया था किसका? दैट इज अंग्रेजों का। अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर पता क्या कर सकता है? इसको उल्टा करके डाल सकता है। ये क्वेश्चन क्या डालेगा? इनमें से किस बंदों ने, किस पर्सन ने, किस स्टेट ने जो है अंग्रेजों को सहायता दी थी 1857 रिवोल्ट में? ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मराठास की साइड से, मराठास की साइड से, तो ये सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ये होलकर्स ऑफ इंदौर, ये मराठा साइड से है। पॉइंट समझ आया? तो इन लोगों ने साथ दिया, किसका साथ दिया? अंग्रेजों का 1857 रिवोल्ट में। तो इसको उल्टा करके एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम सीधा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो उसको उल्टा भी हमने करना है और उससे को उल्टा करेंगे तभी चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। पॉइंट समझ आया? तो यहां पे सीधा आंसर ये तो ठीक है, बेगम हजरत महल, जो मैक्सिमम बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात यहां पे ये है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए जो उधर की चीजें हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जी। क्वेश्चन देखिए जी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के ऊपर क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, ये कुछ मेटल हैं और ये उनकी क्या है, और है, अयस्क है। पॉइंट क्लियर? तो यहां पे आपको ऑप्शन बताना है किसके साथ क्या क्या जुड़ेगा। मरकरी की बात करूं, कॉपर की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, मैंगनीज की बात करूं, तो ये किस किस चीज की ओर देखने को हमें मिलती है, किस किस चीज की ओर है। मरकरी की बात करूं तो वो है आपकी सिनाबार, नंबर 3। कॉपर की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड मेलाकाइट, नंबर 4। सिल्वर की बात करूं आर्जेनेटाइट, नंबर 1। मैंगनीज की बात करूं पायरोजोसलाइट, नंबर 2। 3 4 1 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 3 4 1 2 इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। मरकरी, कॉपर, सिल्वर और मैंगनीज, 3 4 1 2 इज द करेक्ट वन। क्लियर? मरकरी के लिए मैंने आपको बता ही दिया था। अच्छा, ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अगर मैं कहूं मैंने -50 -60 मापना हो, तो मरकरी थर्मोमीटर की जगह के ऊपर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? एल्कोहल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। एल्कोहल थर्मोमीटर का सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है? सिल्वर है। लेकिन सिल्वर की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर सस्ता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो चलिए जी यहां पे बताइए जी, इसका आंसर बताइए।
The greatest quantity of air that can be expelled after a maximum inspiratory effect is, बताओ। ये जो योगा योगा वगैरह करते रहते हैं इनको बताओ जी, बताओ क्या होता है इसका आंसर। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। इंस्पायरेटरी इफेक्ट का मतलब मैंने सांस ले लिया, जोर से छोड़ दिया, इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं वाइटल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। जी इसको वाइटल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। पॉइंट समझ आया? तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे जो लिखा हुआ है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का मतलब पता क्या? इट्स टाइडल नॉट जवार, टाइडल की मात्रा, टाइडल डल टाइडल। ओके, तो ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? जैसे सपोज मैं ऐसे खड़ा हूं, सांस लिया छोड़ा, जो हम नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल जोर नहीं लगा रहे, खींच नहीं रहे सांस, नॉर्मल हम काम कर रहे हैं, नॉर्मल मतलब हम सांस ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टाइडल, दैट्स इट, क्लियर। नॉर्मल सांस लेना उसको हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। लंग वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं, फेफड़े की मात्रा की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन ले लेते हैं, मैक्सिमम इंस्पायरेशन सांस ले लेते हैं आप लोग, तो जो लंग्स के सारे कंपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर जितनी भी आपकी एयर चली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आपका लंग वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। यस जी, मतलब कितनी आपकी जो है, कितनी जो आपकी जो लंग्स हैं उसको अकोमोडेट कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी इफेक्ट इज कॉल्ड। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बोला? सांस लिया आपने और सांस लेके एकदम से छोड़ दिया, उस चीज को हम क्या कहते हैं? वाइटल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, मतलब कुछ जोर नहीं लगा रहे, बस बैठे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, मतलब जितना आपने जोर लगाया, सांस खींची, जो लंग्स के कंपार्टमेंट्स हैं सारी लंग्स में वो हवा चली गई, दैट इज कॉल्ड लंग वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड लंग वॉल्यूम, क्लियर। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? दैट मींस जब हम सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल हमने सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, ठीक है, उसके बाद हमारी जो लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू रह जाए, थोड़ी बहुत हवा रह जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। लेकिन लंग्स के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा। लंग्स के अंदर जो होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन देखने को आपको मिलती है। सो आप कहेंगे कि सर ब्लड प्यूरिफिकेशन कैसे? ब्लड प्यूरिफिकेशन ऐसे, जो हार्ट से ब्लड आता है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, वो लंग से जो है होके निकलता है और वो करता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। अगर मैं बात करता हूं ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन, ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हमें देखने को मिलता है किडनी में, इसमें किडनी में। तो ध्यान रखना, ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन लंग्स में, ब्लड प्लाज्मा फिल्ट्रेशन किडनी में। तो समझ आया आप लोगों को? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आंसर नंबर ए। चलिए अगला आंसर बताइए। जी, द बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976 इज रिलेटेड टू। चलिए जी फटाफट बताइए। द बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट, मतलब किसी को बंधुआ मजदूरी हम नहीं करवा सकते, तो ये किस में बोला गया था? तो दिस इज रिलेटेड टू द आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 में बोला गया था कि किसी पर्सन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगर और जो है आप सिमिलर फोर्सफुल लेबर हम नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूरी जिसे हम कहते हैं। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और 24 क्या कहता है? 6 से 14 साल के बच्चे को जो होते हैं, मतलब 14 साल मिनिमम, मतलब हम 14 साल और 14 साल से नीचे बच्चे को जो है हम जो है उसमें नहीं बेच सकते, फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं बेच सकते। 25 क्या कहते हैं? 25 कहते हैं रिलीजन के बारे में, क्लियर। फ्रीडम है आपको, किस चीज की फ्रीडम है आप लोगों को?
आप कोई भी धर्म अपनाएं, प्रोफेस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रोपगेट कीजिए, लोगों को बताएं, आपकी मर्जी है। तो धर्म की हमें स्वतंत्रता है। 27 क्या है? अगर कोई धार्मिक संस्था है, कोई भी धार्मिक संस्था है, वो टैक्स फ्री है हमारे भारत देश में और स्टेट उसको कंपेल नहीं कर सकती कि आप टैक्स दें। पॉइंट समझ आया? तो वो टैक्स फ्री होती हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर जी? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। 23 इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्सफुल लेबर की बात यहां पे आती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। So always with the assent and often to the dictates of the chambers of commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden. ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसके कहने पे ये बातें करी गई थी? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका काम चलती चली जाएगी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है इस काम को चलाना, और ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये अंग्रेजों की जिम्मेदारी है, उनका बर्डन है, वो संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत देश में आके सारी चीज संभालनी है, तो वही चीजें ये संभालेंगे अब आके। तो ये कौन से पर्सन ने बोला था? ये बोला था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बोला था कि अब ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालने का काम। जब क्वीन ने यहां पे आके बोल दिया था कि क्राउन के अंदर चीजें होंगी, उसके बाद जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह आने लगे थे, क्योंकि सबसे पहले एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर उसके बाद जो एक्ट बने थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बने थे, क्योंकि यहां पे क्राउन का रूल होने लग गया था, रानी का रूल होने लग गया था, और इसी चीज के लिए ये हमारा बर्डन नहीं है रहा, अब अंग्रेजों का ही बर्डन है, सब चीजें वो करेंगे। तो ये बोला था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बोला था। ये सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जो जब हमारी पहली 9 दिसंबर 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं हमारे पहले जो है चेयरपर्सन रहे थे, उस मीटिंग के पहले प्रेसिडेंट रहे थे, सीनियर मोस्ट थे, इसीलिए इनको बिठाया गया था प्रेसिडेंट। लेकिन 11 दिसंबर की अगर मैं बात करता हूं, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अगर मैं बात करता हूं ना, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, पॉइंट क्लियर, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, और जो है हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, और कौन सा पुस्तक लिखी है इन्होंने? यस, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्लियर, और इंडियन ओपिनियन पेपर, इंडियन ओपिनियन जो पेपर है, ये बुक्स नहीं है, सॉरी, बुक्स तो एक ही है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये हरिजन पेपर, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये सारे इन्होंने कहां से लिखे हैं? ये सारे इंडिया में लिखे हैं, और इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका से लिखा है, तो ये याद रखना। क्लियर? महात्मा गांधी ये वाला पार्ट हो गया। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो है इन्होंने दुर्गेश नंदनी ये पुस्तक लिखी है, देवी चौधरानी इन्होंने पुस्तक लिखी है, वंदे मातरम लिखी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आनंद मठ भी इन्होंने लिखी है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट वन, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पे। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब क्या होगा? भाषा के आधार पे हम ये चीजें कर रहे हैं। भाषा का आधार का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हमारी जो स्टेट्स हैं भाषा के आधार पे बनी, और कौन से साल में बनी। अगर मैं इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, तो पहले जब देश आजाद हुआ था, तो एसके धर कमिटी जो है आपका कमीशन बैठा था 1948 में। इन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे चलती आ रही है, जो मतलब एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चलती चली जा रही है, उसी अकॉर्डिंग जो है आप स्टेट्स को डिवाइड कर दो। क्लियर? लेकिन इसकी बातें कैंसिल करी गई जेवीपी कमेटी ने। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारमैया ने इस चीज को कैंसिल किया। फिर किसने माना, किसने हाँ करी इस चीज के लिए? वो जेवीपी कमेटी के बाद हाँ किसने करी? दैट इज फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन ने जो है इस चीज की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट मतलब बोला कि भाषा के आधार पे बनाइए। 1953 में फजल अली कमीशन, के एम पानीकर, क्लियर, फजल अली हो गया, के एम पानीकर हो गया, और एच एन कुंजरू,
पॉइंट क्लियर। ये 3 लोग थे जो इस कमीशन के पार्ट थे, और फजल अली जो था वो क्या था, चेयरपर्सन था यहां पे फजल अली कमीशन में। क्लियर। तो यहां पे ये सब बातें जब करी गई तो यहां पे हमारा देश मतलब पूरा बन गया लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। लेकिन यहां पे ध्यान से समझिए क्या वर्ड यूज कर रहा है, रीऑर्गेनाइज्ड। देखिए फजल अली कमीशन 1953 में बैठा था, लेकिन इसने पहली स्टेट आंध्र प्रदेश बनाई थी मद्रास को डिवाइड करके 1953 में ही। लेकिन बात यहां पे ये है जब रीऑर्गेनाइज की बात करी जा रही है कि कौन से साल में रीऑर्गेनाइज करी गई थी, तो एक्चुअली उसके लिए एक अमेंडमेंट हुई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वां संशोधन जो है 1956 वाला। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग जो है रीऑर्गेनाइज किया गया 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में जो है आपका पूरा का पूरा देश जो है कंबाइन कर दिया गया, और दैट इज इन द ईयर 1956। तो इसमें आप 1953 टिक नहीं करेंगे, 1956 को ही टिक करेंगे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट वन। यस, आंसर नंबर सी। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि आपका ग्रोथ हार्मोन जो है बनाती है, प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन इन द ह्यूमंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रोथ हार्मोन जो है कौन सी जो ग्लैंड है वो बनाती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। ग्रोथ हार्मोन इन द ह्यूमंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए जी क्या बनाती है, कौन हार्मोन बनाती है, तो ये बनाती है कौन, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्चुअली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और एक ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो होता है एसटीएच, दैट इज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अगर एसटीएच हार्मोन अगेन बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जिजेंटिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कम हो जाए तो वो होता है ड्वार्फिज्म। पॉइंट क्लियर। अगर ये आपका एसटीएच बढ़ जाए और जो चिन्ह है वो निकल आए बाहर को निकल आए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोमीगैली, एक्रोमीगैली के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये एड्रिनल ग्लैंड जो है निकलती है कहां से, किडनी से। क्लियर, किडनी से निकलती है एड्रिनल ग्लैंड, और इससे हार्मोन निकलता है एड्रिनालिन, एड्रिनालिन। क्लियर। और ये कौन सा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, जिसे हम और क्या कहते हैं, 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और इसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेंक्रियास की बात करता हूं तो पेंक्रियास जो है मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है ये वाली बॉडी के अंतर्गत। थायराइड ग्लैंड जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन। क्लियर। थायराइड ग्लैंड जो है इसे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर आप आयोडीन प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, आयोडीन प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड आपका प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी। क्लियर। जो थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड काम कर रही है, ये हो रहा है प्रॉपर तरीके से काम होगा। अगर थायराइड ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया, आयोडीन कम खाना स्टार्ट कर दिया, तो आपको रोग हो जाएगा ग्वाइटर, जिसे और क्या कहते हैं, गेंगा रोग के नाम से जानते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाले पार्ट हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए जी अगला आंसर बताइए। द स्टेट दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम द अफ्रीका। देखिए स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये स्टेट वर्ड का मतलब ये होता है या तो दो लैंड पार्ट्स को डिवाइड कर रही हो, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर दो बड़े वाटर बॉडीज होती हैं उसको कनेक्ट कर रही हो, उसको हम कहते हैं स्टेट कहते हैं। अब ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट है आपका दैट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। क्लियर। और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये किसको कनेक्ट करता है, ये किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है और मेडिटेरियन सी को। ये दो लार्ज बॉडीज हैं जिसको ये कनेक्ट करता है, लेकिन सेपरेट किसको करता है, यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। सो दिस इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर नंबर क्या बनेगा, बी। और बाकी पाक स्टेट तो आपको पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल के बीच में देखने को हमें मिलता है। क्लियर। और बेरिंग स्टेट कहां पे होता है, ये रशिया और यूएस के बीच में है, रशिया और यूएस के बीच में देखने को हमें मिलता है। यस, क्लियर हो गया आप लोगों को।
जी, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज द करेक्ट आंसर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे हर घर शिक्षा कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरे पेड कोर्सेज जो हैं 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिलेंगे मात्र 499 रुपए में। और ये कोड है आपका VIP 499, ये आपको कोड लगाना है। और इसमें कौन से कोर्सेज मिलेंगे? 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जीएस कोर्स। इसमें क्या क्या चीजें हैं? 10,000 में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, यूपीपीसीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर मैंने करवाए थे वो भी हैं, और प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और प्लस आपके जो हैं दैट इज मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और इस साल भी मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा इसमें, इसी में आएंगे। जीएस कोर्स हमारा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है हमने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डिस्कस करी है। इन कोर्सेज को परचेज करने के जो इनके लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट आप डाउनलोड करना। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल एंड में जाना, वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। जैसे आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा तो ये सारे कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। आप क्लिक करके परचेज करना, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाना, सीधी सी बात है। VIP 499 कूपन कोड लगाना, 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा मात्र 499 रुपए में। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आप बाकी डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है टेलीग्राम चैनल। यहां पे आप कनेक्ट करेंगे और यहीं से ही आपको सारी चीजें मिलती चली जाती हैं जो भी मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बस अपना पढ़ें, तैयारी करें और हर घर शिक्षा कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। और आप कोर्स ले सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ें, पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पॉइंट समझ आया? पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ें अपने क्लासेस को। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।